हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, लास्ट 2 वीडियोस के अंदर हम लिबरलाइजेशन से रिलेटेड वेरियस सेक्टर रिफॉर्म्स जो थे वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स जो हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया था। तो स्टूडेंट, आज जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है हमारा फिस्कल रिफॉर्म्स। जैसा कि हमने इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स जो थे, यानी बैंकिंग सेक्टर में, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर या इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर अंडर लिबरलाइजेशन गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजेस किए थे, किस तरह से पॉलिसीज को उन्होंने थोड़ा लिबरलाइज किया था, रूल्स एंड रेगुलेशन या कोड एंड कंडक्ट जो थे उनको थोड़ा लिबरल किया था। वही चीज़ अब हम आज डिस्कस करेंगे फिस्कल रिफॉर्म्स के अंदर। फिस्कल रिफॉर्म्स के अंदर आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन। क्या आता है, जैसा कि आपको सभी को पता है, फिस्कल पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स और गवर्नमेंट रेवेन्यू से रिलेटेड होती है। वैसे ही फिस्कल रिफॉर्म जो हैं वो भी आपके फिस्कल रिफॉर्म्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू से रिलेटेड है। तो अब देखते हैं गवर्नमेंट ने अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स और गवर्नमेंट रेवेन्यू से रिलेटेड जो पॉलिसीज थी उन पॉलिसीज के अंदर किस तरह से थोड़ा लिबरलाइज जो है वो किया है उन पॉलिसीज को, मतलब उनमें थोड़ी छूट दी है। तो देखते हैं, फिस्कल रिफॉर्म्स रिलेट्स टू द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, टैक्स रिफॉर्म्स आर द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ द फिस्कल रिफॉर्म्स। अगर हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स और गवर्नमेंट रेवेन्यू की बात करें, मेनली गवर्नमेंट अगर रेवेन्यू की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा जो पोर्शन गवर्नमेंट रेवेन्यू के अंदर है वो है टैक्स से, यानी टैक्स से गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा इनकम जो है वो रिसीव होती है। तो अगर हम ये कहें कि टैक्स रिफॉर्म जो है वो एक प्रिंसिपल कंपोनेंट है फिस्कल रिफॉर्म्स का, तो कोई गलत बात नहीं होगी। यानी हम अगर कहें कि मेन कंपोनेंट जो है फिस्कल रिफॉर्म्स के अंदर वो है टैक्स, तो ये चीज़ गलत नहीं है, क्योंकि जैसा कि हम कह रहे हैं गवर्नमेंट की जो सबसे ज़्यादा इनकम होती है वो टैक्स से होती है। अब आप सभी को पता है कि टैक्स जो है वो दो तरह से गवर्नमेंट, या दो टाइप के टैक्स जो है वो गवर्नमेंट इम्पोज करती है। फर्स्ट होता है आपके डायरेक्ट टैक्स एंड द सेकंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो देखते हैं यहाँ पर आगे यही लिखा हुआ है, ब्रॉडली द टैक्सेस आर क्लासिफाइड एज डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, दो टाइप के टैक्स जो है वो गवर्नमेंट इम्पोज करती है, या दो टाइप के टैक्सेस से गवर्नमेंट को इनकम होती है। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, डायरेक्ट टैक्स का मतलब वो ये होता है कि वो टैक्सेस जो पर्सन इनकम अर्न कर रहा है उसे ही पे करने होते हैं, या वो टैक्सेस जिनका बर्डन जो है वो किसी और पार्टी पर शिफ्ट नहीं किया जा सकता। यानी जैसे सपोज कीजिए इनकम मैं अर्न कर रहा हूँ तो टैक्स भी मुझे ही पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि टैक्स कोई और पर्सन पे करेगा, इनकम मैं अर्न कर रहा हूँ। तो इसमें क्या हो रहा है, मैं अपना जो बर्डन है या जो मेरी लाइबिलिटी है मैं किसी और पर शिफ्ट नहीं कर सकता, या और को किसी को लाइबल नहीं कर सकता इस चीज़ के लिए कि भाई इनकम तो मैं अर्न कर रहा हूँ लेकिन टैक्स आपको पे करना है। तो इस तरह के जो टैक्स होते हैं उनको कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं कि वो टैक्स जिसमें बर्डन किसी और पार्टी पर शिफ्ट किया जा सकता है, यानी इनकम अर्न मैं करूँगा लेकिन टैक्स कोई और पे करेगा। तो उस टाइप के जो टैक्स होते हैं उनको कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें डायरेक्ट टैक्स की, तो जैसा हम डायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस द बर्डन ऑफ विच कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन टू द अदर्स। क्या कि वो टैक्सेस जिनका बर्डन जो है किसी और पार्टी पर शिफ्ट नहीं किया जा सकता वो कहलाते हैं डायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल है डायरेक्ट टैक्स के आपके, एक तो इनकम टैक्स है, दूसरा है वेल्थ टैक्स। वन हु पेज सच अ टैक्स हिमसेल्फ बियर द बर्डन ऑफ इट। यानी ये टैक्सेस या वो पर्सन पे करते हैं जो एक्चुअली में इनकम अर्न करते हैं। जैसे अगर हम बात करें इनकम टैक्स की, जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है डायरेक्ट टैक्स का, तो इनकम टैक्स कौन पे करते हैं, वो लोग जिनके इनकम 2,50,000 रुपीज़ से ज़्यादा हैं। तो यानी जो बंदा इनकम अर्न कर रहा है वही टैक्स पे करेगा। वैसे ही वेल्थ टैक्स होता है, वेल्थ टैक्स भी वही लोग पे करते हैं जिनकी वेल्थ ज़्यादा होती है। जैसे जो लास्ट रूल थे वेल्थ टैक्स के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग 30 लाख रुपीज़ पर कोई टैक्स नहीं लगता है। यानी अगर किसी पर्सन की वेल्थ जो है, वेल्थ में आते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ आती हैं, उसका मकान आता है, बंगलो आता है उसका, फिर उसके सिल्वर एंड गोल्ड और आपके डायमंड के जो ऑर्नामेंट्स हैं वो ऑर्नामेंट्स आते हैं, कार आती है इसके अंदर, तो ये सब वेल्थ के अंदर काउंट होता है। तो अगर किसी पर्सन की वेल्थ जो है वो 30 लाख रुपीज़ तक है तो उसको कोई टैक्स पे नहीं करना है।
लेकिन अगर उसकी वेल्थ जो है वो 30 लाख रुपीज़ से ऊपर है तो उसको 1% टैक्स जो है वो पे करना है। ठीक है, तो ये भी कौन पे करेगा? जिस बंदे के पास में वेल्थ होगी वही पे करेगा। तो ये दोनों होते हैं आपके डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड जो हमारा है इनडायरेक्ट टैक्स। जैसा कि मैंने बोला था, इनडायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जिनका बर्डन किसी और पर शिफ्ट किया जा सकता है, यानी जो बंदा इनकम अर्न करता है वो नहीं पे करता है, कोई दूसरी पार्टी पे करता है। तो देखते हैं, लीव ऑन द गुड्स एंड सर्विस आर दोज टैक्सेस द बर्डन ऑफ विच कैन बी शिफ्टेड ऑन टू द अदर्स। जैसे एग्जाम्पल दे दिया उन्होंने, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये टैक्स ऐसा है जिसमें बर्डन जो है इस टैक्स का वो किसी और पार्टी पर शिफ्ट किया जा सकता है, यानी कि बायर पर शिफ्ट किया जा सकता है। एग्जाम्पल दिया जैसे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरा है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी, जीएसटी आप सभी लोग जानते ही हैं। गुड्स एंड सर्विसेज पर जो भी टैक्स लगता है वो है जीएसटी। पहले जीएसटी के इंट्रोडक्शन से पहले करीब 17 टाइप के टैक्सेस जो है वो गवर्नमेंट लगाती थी। कितने? 17 टाइप के इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो गवर्नमेंट इम्पोज करती थी। लेकिन जीएसटी के इंट्रोडक्शन के बाद में उसमें से बहुत सारे टैक्सेस जो हैं वो गवर्नमेंट ने सारे खत्म कर दिए और उन सभी की जगह पर जीएसटी जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। इसके अलावा एक कस्टम ड्यूटी और दिया हुआ है। कस्टम ड्यूटी का मतलब होता है जब हम किसी बाहर की कंट्री से कोई गुड्स इंपोर्ट करते हैं, तो जब वो गुड्स जो है वो इंडियन टेरिटरी के अंदर एंट्री लेता है तो उस समय जो टैक्स लगता है उसको कहा जाता है कस्टम ड्यूटी। ठीक है, यानी सीमा शुल्क। तो ये दो टैक्सेस हैं अभी फिलहाल आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर। वन हु पेज द सच अ टैक्स, एग्जाम्पल अ शॉपकीपर पेइंग जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स टू द गवर्नमेंट, कैन शिफ्ट द बर्डन ऑफ दिस टैक्स ऑन टू द फाइनल बायर ऑफ द गुड्स बाय एडिंग द टैक्स अमाउंट टू द बेसिक प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड। सीधे से शब्दों में मतलब समझिए इसका कि गवर्नमेंट को जो जीएसटी का पेमेंट करता है वो सेलर पे करता है, यानी जो शॉपकीपर है वो पे करता है गवर्नमेंट को जीएसटी। लेकिन एक्चुअली में जीएसटी का अमाउंट हम लोग पे करते हैं। हम लोग मतलब जो फाइनल कंज्यूमर है वो लोग पे करते हैं, क्योंकि सेलर क्या करता है कि जो जीएसटी का अमाउंट होता है वो गुड्स की प्राइस के अंदर ऐड कर देता है। क्या करता है सेलर? जीएसटी का जो अमाउंट है वो गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस में ऐड कर करके फिर हमारे से वो पैसा लेता है। जैसे सपोज कीजिए आप किसी होटल में खाना खाने के लिए गए, ठीक है, आपने खाना खाया, 2000 रुपीज़ का आपका बिल बना, सपोज, है ना, 2000 रुपीज़ का आपका बिल बना। तो जो रेस्टोरेंट वाला होगा या होटल वाला पर्सन जो होगा वो आपके उस 2000 के अंदर जीएसटी भी ऐड करेगा, यानी आपके खाने का बिल बना 2000 रुपीज़ का, उसमें वो जीएसटी और ऐड करेगा। अब जीएसटी कुछ भी हो सकती है, 12% भी हो सकती है, 18% भी हो सकती है। तो जो भी जीएसटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग फूड आइटम पर जो जीएसटी लगना चाहिए वो जीएसटी ऐड होगा और फिर आपका बिल बन जाएगा। सपोज कीजिए 12% जीएसटी उसने चार्ज किया, 2000 रुपीज़ का आपका बिल था, 12% जीएसटी और ऐड होगा उसके अंदर, कितना हो गया? 240 रुपीज़ हो गया। 2000 प्लस 240 जीएसटी, तो टोटल बिल कितना हो जाएगा आपका? 2240, यानी 2240 रुपीज़ का आपको बिल का पेमेंट करना पड़ेगा खाने का। तो आपने कितना पे किया? 2240 रुपीज़। अब ये 240 रुपीज़ जो शॉप की मतलब जो होटल मालिक था, रेस्टोरेंट मालिक था, उसने आपसे 240 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा लिए जीएसटी के, ये अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट के ट्रेजरी में डिपॉजिट करवा देगा, यानी गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करा देगा एज ए जीएसटी अमाउंट। तो अब देखिए गवर्नमेंट को डिपॉजिट कौन करवा रहा है? जीएसटी शॉप सेलर, यानी कि वो होटल मालिक जो है, वो जो रेस्टोरेंट मालिक है वो डिपॉजिट करवा रहा है गवर्नमेंट को। लेकिन क्या उसने पे किया क्या जीएसटी? नहीं। जीएसटी पे किसने किया? हमने पे किया, क्योंकि हमारा तो बिल 2000 रुपीज़ का ही था, 240 रुपीज़ उसमें जीएसटी और ऐड हुआ, तो हमने 2240 रुपीज़ जो है वो हमने उस होटल मालिक को पे किए, जिसमें से 240 रुपीज़ जो जीएसटी का अमाउंट था वो होटल मालिक ने उस गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया। तो अगर हम देखें तो गवर्नमेंट को जीएसटी पे तो शॉपकीपर कर रहा है या जो होटल मालिक है वो पे कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में उसका पेमेंट हमने किया है। इसीलिए जीएसटी को कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि इसका बर्डन जो शॉपकीपर पर आने वाला था वो शॉपकीपर ने बर्डन किस पर शिफ्ट कर दिया? हम पर शिफ्ट कर दिया, यानी कि फाइनल बायर्स पर इसको शिफ्ट कर दिया। इसीलिए इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स।
ठीक है स्टूडेंट, तो आई थिंक आप लोगों को ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि 1991 के बाद में जो आपके फिस्कल रिफॉर्म्स थे उन फिस्कल रिफॉर्म्स के अंदर क्या चेंजेस हुए हैं। यानी गवर्नमेंट ने जो पहले 17 टाइप के इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे उन 17 टाइप के इनडायरेक्ट टैक्सेस को ख़त्म करके उनकी जगह पर एक इनडायरेक्ट टैक्स जो है उन्होंने अप्लाई कर दिया, वो था जीएसटी। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, जीएसटी के बारे में पूरी डिटेल जो है आपको यहाँ पर दे रखी है, तो हम थोड़ा जीएसटी के बारे में पढ़ लेते हैं कि जीएसटी एग्जैक्टली है क्या। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा आपसे, जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी वो टैक्स जो गुड्स और सर्विस दोनों पर लगेगा वो कहलाता है जीएसटी। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, 17 टाइप के इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो गवर्नमेंट पहले कलेक्ट करती थी। अब उन टैक्सेस को ख़त्म करके उनकी जगह पर एक सिंगल टैक्स, जो हम कहते हैं जीएसटी को, वन कंट्री वन टैक्स वाला सिस्टम जो है वो अप्लाई कर दिया। तो अब उन सब की जगह पर जीएसटी जो है वो कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब जीएसटी के इंट्रोडक्शन के पीछे रीज़न क्या थे, क्योंकि देखिए स्टूडेंट, पहले जो इतने टाइप के टैक्सेस लगते थे सबकी रेट्स अलग अलग थी। 17 टाइप के जो अलग अलग टैक्सेस लग रहे थे सबकी रेट अलग अलग थी। रेट अलग होने के साथ साथ अलग अलग स्टेट के अंदर उनकी रेट्स जो थी वो भी अलग अलग थी, यानी पूरे इंडिया के अंदर भी रेट्स जो थी वो सेम नहीं थी। तो इस वजह से उसकी कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम आती थी, प्लस अगर कोई गुड्स जो है वो किसी वन स्टेट से अदर स्टेट के अंदर सेल हो रहा है या वहाँ से परचेज हो रहा है, तो उस स्टेट के अंदर जीएसटी की जो भी टैक्स था उसकी टैक्स रेट अलग थी, और जिस स्टेट में वो सेल हो रहा है या जिस स्टेट से वो परचेज हो रहा है उसकी टैक्स रेट जो थी वो अलग थी। तो इस वजह से वहाँ पर और ये प्रॉब्लम और आ जाती थी, वहाँ से गुड्स की टैक्स रेट अलग थी, यहाँ पर टैक्स अलग थी, तो उनकी कैलकुलेशन में भी दिक्कत आती थी। दूसरा, पहले जो सिस्टम था उसमें टैक्स चोरी जो थी वो बहुत ज़्यादा होती थी। जैसे अगर हम बात करें सेल्स टैक्स की, तो लोग क्या करते थे, अपनी सेल्स शो ही नहीं करते थे, यानी पक्का बिल नहीं बनाते थे और ब्लैक मार्केटिंग करके या ब्लैक में वो गुड्स जो हैं वो सेल करते थे जिसकी वो एंट्री नहीं करते थे। इस तरह से वो सेल्स टैक्स की जो है वो चोरी कर रहे थे। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, यानी गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू थी वो रेवेन्यू कम होती जा रही थी, क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू या जैसे भी फर्जीवाड़ा वो लोग करके उस सेल्स को शो नहीं करते थे और उस पर टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहे थे, तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। इसलिए गवर्नमेंट ने देखा कि कोई ऐसा सिस्टम एप्लीकेबल किया जाए जिससे गवर्नमेंट की जो टैक्स की रेवेन्यू हो रही थी वो टैक्स रेवेन्यू भी बच जाए, जो ये लोग टैक्स चोरी कर रहे थे वो लोग भी पकड़ में आए या उस पर थोड़ा रेस्ट्रिक्शन जो है वो लग सके। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये नया सिस्टम जो था जीएसटी का वो इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, तो ये इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया जीएसटी इंट्रोडक्शन क्यों हुआ। अब हम देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी, यानी स्ट्रक्चर क्या है जीएसटी का, यानी इसमें किस किस के टाइप के प्रोडक्ट पर कौन कौन सी जीएसटी की रेट्स जो हैं वो एप्लीकेबल होती हैं, ये सारी चीज़ें। तो देखिए, द गुड्स एंड सर्विस हैव बीन क्लासिफाइड इनटू द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ईच कैटेगरी ऑफ द गुड्स कैरीज द नीड्स एंड द मीन्स ऑफ द पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। Each category of the goods carries a specific rate of the taxation, and this is the category of the goods which is tax exempted. Considerably the needs and the means of the poor sections of the society. Following flowchart shows the structure of the GST. देखिए, अलग अलग प्रोडक्ट पर या अलग अलग सर्विसेज पर, गुड्स पर जो जीएसटी की रेट्स हैं वो जीएसटी की रेट्स भी अलग अलग हैं। अब आपने को यहाँ पर नीचे कुछ जीएसटी की रेट्स दे रखी हैं प्रोडक्ट वाइज, और कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको जीएसटी से एग्जम्प्टेड किया गया है यानी कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पर जीएसटी जो है वो चार्ज नहीं होगा, उन्हें कहा जाता है टैक्स एग्जम्प्टेड प्रोडक्ट जो है वो। तो अब ये प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मोस्टली पुअर सेक्शन जो है उनको यूज़ करता है, यानी पुअर सेक्शंस के यूज़ में ये प्रोडक्ट ज़्यादा आते हैं, इसलिए इन प्रोडक्ट्स को टैक्स फ्री रखा गया है ताकि पुअर सेक्शन जो है उनको इजीली अफोर्डेबल उनके लिए हो सकें। ठीक है, तो अब देखते हैं हम जीएसटी की रेट्स क्या हैं। तो देखिए स्टूडेंट, कैटेगरी वाइज अपने को ये फ्लो चार्ट दिया हुआ है जीएसटी की रेट्स के लिए। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ गुड्स में दे रखा है अपने को सैनिटरी नैपकिन्स, फोर्टिफाइड मिल्क, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इन सभी पर जो जीएसटी लगेगा वो 0% लगेगा। इट मीन्स इन पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, फिर सेकेंड कैटेगरी के अंदर आती है कॉफ़ी, टी, स्पाइसेस एंड द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इन पर जीएसटी की रेट जो है वो 5% है, यानी इन सारे आइटम्स पर 5% जीएसटी चार्ज होगा।
फिर होता है नेक्स्ट कैटेगरी के अंदर बटर, फ्रोजन मीट प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड द स्पेशलिटीज, इन पर लगेगा 12% GST। ठीक है। फोर्थ कैटेगरी में आते हैं आपके पास्ता, पेस्ट्रीज एंड द बेक्स एंड द डिटर्जेंट्स, ये आती हैं फिफ्थ कैटेगरी में, जिन पर लगेगा 18% GST। और लास्ट कैटेगरी है जिसके अंदर आते हैं ऑटोमोबाइल्स, डिश वॉशर्स एंड द वेंडिंग मशीन्स, इन पर लगेगा आपका 28% GST। ठीक है। तो ये 5 कैटेगरी जो है आपको दे रखी हैं, ये कुछ एग्जाम्पल ही हैं। जैसे कैटेगरी ऑफ गुड्स में जो लिखा है ना, वो कुछ एग्जाम्पल ही हैं। हम जानते हैं हमारे यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, तो उन पर सभी पर GST की रेट जो है अलग अलग है। केवल अपने को एक ब्रीफ आइडिया के लिए इन्होंने दिया है कि भाई हाँ, इस कैटेगरी के प्रोडक्ट जो होंगे उन पर इतना % GST लगेगा। तो अगर हम GST की रेट्स की बात करें तो यहाँ पर 5 टाइप की रेट जो हैं वो एप्लीकेबल हैं, जिसमें 0% भी है जो बेसिक नीड्स के आइटम है। जैसे न्यूज़पेपर हम ले सकते हैं, इसके अंदर न्यूज़पेपर पर भी 0% GST लगता है, यानी न्यूज़पेपर पर भी कोई GST चार्ज नहीं होता है। ठीक है। बाकी इसके अलावा इसमें और फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फोर्टिफाइड मिल्क, सैनिटरी नैपकिन्स और ये सारी चीज़ें दे ही रखी हैं जिन पर GST 0% लगता है। फिर उसके बाद में 5% रेट है, 12% है, 18% है और 28% है। 28% GST जो है वो लग्जीरियस आइटम्स जो भी हैं उन लग्जीरियस आइटम्स पर लगता है, लाइक गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स हो गए, इसमें लग्जीरियस कार्स हो गई, AC हो गए, डिश वॉशर्स हैं, वेंडिंग मशीन है, ये सारी चीज़ें जो हैं इन पर 28%, टोबैको हो गया है ना, एल्कोहलिक प्रोडक्ट हो गए, इन सारे पर 28% GST लगता है। फिर बचते हैं कंफर्टेबल गुड्स, जैसे इसमें कूलर वगैरह या इस तरह के आइटम जो है कंफर्टेबल गुड्स में आते हैं, फर्नीचर्स हैं, ये सारी चीज़ें, तो इन पर लगता है 18% GST। और फिर बचती है हमारी रेट 5% और 12%। तो 5% और 12% GST रेट के अंदर मैक्सिमम प्रोडक्ट्स इसके अंदर आते हैं जो कॉमनली यूज लिए जाते हैं, रेपिटेडली यूज लिए जाते हैं, तो उन आइटम्स पर लगेगा 12% और 5% GST जो है वो। ठीक है। तो ये 5 कैटेगरीज जो हैं GST की वो डिसाइड की गई हैं, रेट्स डिसाइड की गई हैं। अब है टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ GST, यानी जो हमने गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में बात की है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो देख लेते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज द GST इज लीव्ड एट ईच स्टेजेस ऑफ द वैल्यू एडिशन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना। GST का मतलब ये होता है, GST 2 तरीके से चार्ज हो सकता है या तो जो फाइनल प्रोडक्ट, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, ये GST जो है वो वैल्यू एडेड टैक्स जो था पहले वेट, उसी का एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म है। मतलब इसको थोड़ा अमेंड करके, थोड़ा चेंजेस करके इसमें और GST जो है वो बना दिया गया है। बाकी ये एग्जैक्टली देखा जाए तो ये वेट ही है, वैल्यू एडेड टैक्स ही है। अभी हम बात करें अगर GST की, GST में सिस्टम क्या है कि जो टैक्स लगता है वो या तो फाइनल प्रोडक्ट जो बन रहा है, यानी जो फाइनल कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है उस प्रोडक्ट पर टैक्स लगेगा, या फिर हर स्टेज के अंदर जितना वैल्यू एडिशन होगा उस पर टैक्स लगेगा। ये सिस्टम ऐसा इंट्रोड्यूस करने के पीछे एक रीज़न था। इसको कहते हैं, पहले एक सिस्टम था कैस्केडिंग ऑफ टैक्स, मतलब जो नॉर्मली जो पहले टैक्स के जो सिस्टम थे उसके अंदर कैस्केडिंग ऑफ टैक्स होता था, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लगना। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज कीजिए एक किसान है, उस किसान ने गेहूं प्रोड्यूस किए और उस गेहूं को उसने 10,000 रुपीज़ में एक फ्लोर मिल वाले को सेल कर दिया। किसको बेच दिया गेहूं को? एक आटा चक्की वाला जो है, फ्लोर मिल वाला है, उसको सेल कर दिए 10,000 रुपीज़ में। तो पहले जो सिस्टम था उसमें क्या होता था, 10,000 पर टैक्स लग जाता था। ठीक है, क्योंकि वो फाइनल प्रोडक्ट है उस फार्मर का, इसलिए उस पर 10,000 पर टैक्स लग जाता था। फिर आटा मिल वाला, जो फ्लोर मिल वाला है, उसने उस गेहूं को पीस करके आटा बनाया और इस आटे को पैकेजिंग करके और ग्रेडिंग वगैरह करके इसको उसने एक बेकरी वाले को सेल कर दिया। ठीक है, वो आटा उसने सेल किया 12,000 रुपीज़ में। सपोज कीजिए 10,000 में उसने परचेज किया था, 12,000 रुपीज़ में उसने उसको सेल कर दिया, तो वापस टैक्स लगता था 12,000 रुपीज़ का। पहले के सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं, तो पहले 12,000 पर टैक्स लग जाता था, 10,000 पर पहले लगा, 12,000 पर फिर लग जाता। अब बेकरी वाले ने उससे ब्रेड बनाई और उस ब्रेड को होल सेलर को सेल किया। ठीक है, बेकरी वाले ने ब्रेड बनाई और उस ब्रेड को होल सेलर को सेल कर दिया,
अभी बेकरी वाला कहाँ से आ गया, तो देखिए किसान ने सेल किया फ्लोर मिल वाले को, फ्लोर मिल वाले ने 12,000 रुपीज़ में सेल किया बेकरी वाले को। अब बेकरी वाले ने उससे ब्रेड बनाई और होल सेलर को सेल कर दी 15,000 रुपीज़ में, तो फिर वापस टैक्स लगता था 15,000 पर, क्योंकि 15,000 का उसका प्रोडक्शन हो गया। फिर होल सेलर ने उसको 20,000 रुपीज़ में रिटेलर को सेल किया, 18,000 में, सपोज कीजिए 18,000 में होल सेलर ने रिटेल को सेल किया, तो 18,000 पर वापस टैक्स लग जाता था। और रिटेलर ने फाइनली कंज्यूमर को 20,000 रुपीज़ में वो सारे आइटम सेल किए, तो 20,000 पर वापस टैक्स लग जाता था। तो ये जो टैक्स पर टैक्स लगने का जो सिस्टम था, इसी को कहते थे कैस्केडिंग ऑफ टैक्स। तो ये बहुत गलत सिस्टम था। तो इस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या बोला कि टोटल प्रोडक्ट पर टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि उस प्रोडक्ट के अंदर जितना वैल्यू एडिशन हुआ है उस वैल्यू एडिशन पर ही टैक्स लगना चाहिए। और यही सिस्टम जीएसटी के अंदर भी है। अब वैल्यू एडिशन का मतलब क्या, जैसे किसान ने 10,000 रुपीज़ में गेहूँ वीट सेल किया, तो 10,000 पर तो टैक्स लगेगा। उसने आटा वाले को, आटा मिल को सेल किया, आटा मिल वाले ने आटा बनाया और 12,000 रुपीज़ में सेल किया है। तो अब देखिए पहले 10,000 में उसने परचेज किया था, 12,000 में वो सेल कर रहा है, तो वैल्यू एडिशन कितना हुआ 2,000 रुपीज़ का। तो टैक्स किस पर लगेगा, केवल 2,000 रुपीज़ पर। फिर उसने 12,000 में आगे सेल किया, उसने उसकी ब्रेड बना करके 15,000 में सेल की, तो 12,000 में परचेज किया, 15,000 में सेल किया, तो वैल्यू एडिशन कितना हुआ 3,000 का, तो 3,000 पर टैक्स लगेगा। फिर उसने 15 का गुड जो है वो 18 में सेल किया, तो 3,000 का वैल्यू एडिशन, तो फिर 3,000 पर टैक्स लगेगा। तो इस तरह से वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब ये होता था जितना वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट के अंदर हुआ है केवल उसी पर टैक्स लगता था वैल्यू एडिशन में। और वही सिस्टम इन्होंने जीएसटी में भी एप्लीकेबल कर दिया। तो मतलब समझ में आ गया होगा आई थिंक आप लोगों को सभी को कि जीएसटी इज लीव्ड एट ईच स्टेजेस ऑफ द वैल्यू एडिशन, यानी जितना वैल्यू एडिशन होगा उस पर जीएसटी लगता जाएगा। ठीक है, देखते हैं सेकेंड फीचर। जीएसटी फोकसेस ऑन द सप्लाई ऑफ द गुड्स रादर देन देयर प्रोडक्शन। टैक्स इज लीव्ड एज एंड व्हेन द गुड्स आर सप्लाइड और व्हेन द गुड्स लीव देयर डेस्टिनेशंस फॉर देयर बायर्स। क्या क्या कहते हो, जीएसटी जो है हमेशा चार्ज होगा सप्लाई ऑफ गुड्स पर। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कितना हुआ इससे कोई मतलब नहीं है, किस पर चार्ज होगा, गुड्स की सप्लाई कितनी हुई है, यानी जब सेलर से वो गुड्स जो है बायर तक जाएगा उस समय उस पर जीएसटी जो है वो चार्ज किया जाएगा। प्रोडक्शन के टाइम पर उस पर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो किस पर फोकस रहेगा, सप्लाई ऑफ गुड्स पर रादर देन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। क्लियर। फिर फोर्थ फीचर देखते हैं। जीएसटी पेड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ द इनपुट इज अलाउड टू बी एडजस्टेड इन द प्रोड्यूसर्स इन देयर पेमेंट ऑफ जीएसटी प्रोड्यूस्ड टू द गवर्नमेंट। देखिए इस चीज़ को अच्छे से ध्यान से समझिएगा। जो अभी मैंने आपको एक एग्जांपल लेकर के बताया कि भाई एक किसान ने गेहूं प्रोड्यूस किया, फिर उसने आटा मिल वाले को बेचा, आटा मिल वाले ने आटा बना करके बेकरी वाले को बेचा, बेकरी वाले ने होलसेलर को, होलसेलर ने रिटेलर को, रिटेलर ने कस्टमर को बेचा। तो अब मैंने जैसा वैल्यू एडिशन जो कैलकुलेट किया था, जैसे 10,000 का उसने 12,000 में बेचा, तो 2,000 का वैल्यू एडिशन। तो जो आटा मिल वाले था, उस आटा मिल वाले ने गेहूं परचेज किया 10,000 में और आटा बना करके 12,000 में सेल किया। तो अब इस चीज़ को समझिएगा यहीं पर। अब उसने 12,000 रुपीज़ में आटा सेल किया है, तो जीएसटी किस पर चार्ज करेगा, 12,000 पर। किस पर चार्ज करेगा, 12,000 पर। लेकिन जब उसने वीट परचेज किया होगा तो उस वीट पर भी तो उसने जीएसटी पे किया होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वो आटा मिल वाला है, वो आटा मिल वाला या फ्लोर मिल वाला जो है बंदा, वो गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पे करेगा, 12,000 पर उसने जितना जीएसटी चार्ज किया सामने वाले से यानी बेकरी वाले से, उसमें से अनाज पर, वीट पर जितना जीएसटी उसने ऑलरेडी पे कर दिया है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, आटा बेच करके 12,000 पर जितना जीएसटी चार्ज किया उसने, उसमें से अनाज पर, वीट पर जितना जीएसटी उसने पे किया था किसान को, वो माइनस करेंगे। बचा हुआ डिफरेंस जीएसटी जो होगा वो गवर्नमेंट अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवा देगा। तो मेरा कहने का सीधा सा मतलब ये है कि आउटपुट पर, आउटपुट मतलब जो सेल कर रहा है वो, उस पर जितना जीएसटी चार्ज हुआ है उसमें से इनपुट जीएसटी जो है वो माइनस कर दिया जाएगा।
इनपुट जीएसटी मतलब वो आटा बनाने के लिए जो उसने इनपुट यूज़ लिया है, रॉ मटेरियल यूज़ लिया है, उस पर जो उसने जीएसटी पे किया है उसको माइनस कर दिया जाएगा और जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो गवर्नमेंट अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवा दिया जाएगा। तो ये इनपुट पर जो जीएसटी उसने माइनस किया उसको कहा जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, इसको कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये सिस्टम है जीएसटी के अंदर। तो ये था इसका फोर्थ फीचर जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला टॉपिक जो है हमारा प्रिंसिपल मेरिट्स ऑफ द जीएसटी। वैसे मैं स्टार्टिंग में वीडियो में इस जीएसटी वाले टॉपिक में बता चुका हूँ क्या क्या फ़ायदे रहे हैं जीएसटी के, फिर भी एक बार हम ओवरऑल देख लेते हैं क्या मेरिट्स हैं जीएसटी की। इट इज़ simplified tax structure is it is a one tax of all the indirect taxes and it is uniform tax across all the parts of the country। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा है कि पहले 17 टाइप के इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो लगते थे, उन सारे टैक्सेस को ख़त्म करके अब उनकी जगह पर जीएसटी आ गया। तो ये क्या है, एक सिंगल टैक्स जो है, वन टैक्स जो है वो लगता है पूरी कंट्री के अंदर। दूसरी बात, जैसा कि मैंने कहा था सबकी टैक्स रेट जो है वो अलग अलग हुआ करती थी, अलग अलग स्टेट के अंदर, अलग अलग पार्ट्स के अंदर, अलग अलग गुड्स पर अलग अलग टैक्स रेट होती थी। लेकिन अभी यहाँ पर क्या सिस्टम हो गया है कि पूरी कंट्री के अंदर सेम टैक्स रेट फॉलो होगी। ध्यान से सुनिएगा, पूरी कंट्री के अंदर सेम टैक्स रेट फॉलो होगी। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर किसी स्टेट में तो टैक्स रेट अलग है, दूसरे स्टेट में टैक्स रेट अलग है, ऐसा नहीं होगा। ये पूरे कंट्री के लिए सेम टैक्स रेट जो है वो फॉलो होंगी। तो ये एक एडवांटेज है जिसका, ये हो गया। सेकेंड अगर हम बात करें तो सेकेंड मेरिट्स का जो पॉइंट है वो है आपके, सिंस द रिफंड ऑफ द जीएसटी ऑन द इनपुट इज अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर ओनली व्हेन दे बाय द इनपुट्स फ्रॉम द रजिस्टर्ड सप्लायर्स, इट एंश्योर्स द हायर डिग्री ऑफ द ट्रांसपेरेंसी इन द बिजनेस, ब्लैक मनी ट्रांजेक्शंस आर रिड्यूस्ड। देखिए, जैसा अभी मैंने ऊपर वाले पॉइंट में आपको समझाया था इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में, कि जो सेलर गुड्स सेल कर रहा है उस पर जो जीएसटी उसने चार्ज किया सामने वाली पार्टी से, उसमें से इनपुट पर जो उसने जीएसटी पे किया उसको माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट जो है गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करवाएंगे। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट सेलर को मिलती है वो उसी केस में मिलेगी जब वो इनपुट जो है उसने किसी रजिस्टर्ड जीएसटी सेलर से परचेज किया हो। क्या, अगर वो गुड्स जो है, जैसा कि अभी मैंने किसान का एग्जांपल लिया, मैंने खाली आपको समझाने के लिए वो ये एग्जांपल लिया है। जैसे सपोज उसने किसान से जो वो अनाज के 10,000 रुपीज़ में परचेज किया था, उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट किस केस में मिलेगी, अगर किसान जो है वो रजिस्टर्ड सप्लायर है तब। यानी कि जो फार्मर है वो फार्मर अगर रजिस्टर्ड सप्लायर है, रजिस्टर्ड जीएसटी सप्लायर है, तो उसी केस में उसको जीएसटी की इनपुट क्रेडिट मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, किसान वगैरह जो है, एग्रीकल्चर गुड्स जो हैं, उन पर कोई जीएसटी वीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, तो ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल के लिए आपको बताया था ताकि आपको ये समझ में आ जाए। बाकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर जीएसटी नहीं लगता है। तो ये बात समझ में आ गई कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कब मिलेगी, अगर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट उसी केस में मिलेगी जब वो गुड्स जो हैं वो किसी रजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज किया जाए तो। ठीक है, फिर देखते हैं थर्ड फीचर, being a uniform tax across all the parts of the country, GST has enhanced the size of the market for the domestic products या domestic producers। जैसा कि मैंने कहा पहले हर स्टेट के अंदर अलग अलग रेट होती थी, तो लोगों को टेंशन रहती थी कि अरे यार उस स्टेट में तो जीएसटी की रेट कम है, अपने यहाँ पर जीएसटी की रेट ज़्यादा है, वहाँ पर ज़्यादा है या हमारे यहाँ पर कम है, तो हमारे को लॉस हो सकता है अगर हम उस स्टेट को गुड्स बेचेंगे या परचेज करेंगे। तो उस केस में क्या होता था कि उनका जो बिजनेस का जो एरिया होता था वो लिमिटेड हो जाता था। वो उन स्टेट्स में बेचना पसंद नहीं करते थे जिन स्टेट्स में उनको लॉस होता था किसी टाइप से गुड्स की वैल्यू में। लेकिन अभी जीएसटी इंट्रोड्यूस होने के बाद में क्या है, पूरी कंट्री के अंदर सेम रेट हो गई, तो इससे उनका बिजनेस जो है वो भी इंक्रीज हो गया। प्रोड्यूसर्स का जो एरिया था, मार्केट एरिया था, जो मार्केट एरिया भी इंक्रीज हो गया, क्योंकि अब उनको पता है कि सारे स्टेट के अंदर सेम टैक्स रेट है, तो उनको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि भाई पर्टिकुलर उस स्टेट में बेचेंगे तो हमारे को लॉस होगा या पर्टिकुलर इस स्टेट में बेचेंगे तो हमारे को लॉस होगा। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है वो भी ख़त्म हो गई। ठीक है, फिर हम अगला देखते हैं फोर्थ पॉइंट, जीएसटी हैज़ रेज द गवर्नमेंट रेवेन्यू एज देयर इज़ अ हायर डिग्री ऑफ द ट्रांसपेरेंसी इन द बिजनेस। जैसा कि मैंने कहा था पहले जो टैक्स सिस्टम हुआ करते थे उस समय टैक्स की चोरी बहुत ज़्यादा होती थी, तो वो टैक्स की चोरी जो है
वो रुक गई गवर्नमेंट की जीएसटी इंट्रोडक्शन के बाद में, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट सिस्टम जो है उसकी वजह से गवर्नमेंट की रेवेन्यू जो है वो रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हुई है। वैसे ये बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू इंक्रीज़ कैसे हुई है या कैसे गवर्नमेंट ने इस सिस्टम के थ्रू जो है अपने टैक्स की जो चोरी हो रही थी उस टैक्स की चोरी को उन्होंने रोक दिया है। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जब हमारी ऑनलाइन क्लास होगी तो उस ऑनलाइन क्लास के अंदर हम ये सारे पॉइंट्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गए प्रिंसिपल मेरिट्स ऑफ द जीएसटी। अब देखते हैं सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स एंड द डीमेरिट्स, या हम कहें कि या टीचिंग प्रॉब्लम्स एंड द डीमेरिट्स क्या हैं जीएसटी के। तो एनी न्यू कंसेप्ट ऑलवेज सफर्स फ्रॉम द सम टीचिंग प्रॉब्लम्स व्हेन इट कम्स टू इट इम्प्लीमेंटेशंस। सो इस जीएसटी, जैसा कि हम सभी को पता है कि अगर कोई भी नई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है उस नई चीज़ को या नई टेक्निक को या नए सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने में आती है। जैसा जीएसटी के साथ में भी हुआ, लोगों को स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती थी जीएसटी, वो कहते थे क्या बीमारी कर दी है जीएसटी की, पहले अच्छा चल रहा था, ये था वो था, अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे, अब नए नए सिस्टम याद रखेंगे, ऐसा है वैसा है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्टिंग में आई, लेकिन धीरे धीरे वो प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो गई। द टीचिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द जीएसटी आर ऑफन हाईलाइटेड एज इट्स डीमेरिट्स। टू ऑब्जर्वेशंस आर नोटेबल इन दिस कंटेक्स्ट। देखिए क्या मेन प्रॉब्लम थी, वो 2 पॉइंट दे रखे हैं हमारे को। जीएसटी इज येट टू बी कवर्ड ऑल द गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, एल्कोहल, पेट्रोल एंड द डीजल्स आर सम नोटेबल प्रोडक्ट आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ द जीएसटी। देखिए स्टूडेंट, वैसे जीएसटी जो है यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो ऑल टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज पर एप्लीकेबल है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने कुछ प्रोडक्ट जो है उसको जीएसटी की लिमिट से या जीएसटी के एरिया से बाहर रखा है, जिन पर जीएसटी के जो रूल्स हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं। यानी कि जीएसटी की जो 5 रेट्स दे रखी हैं वो 5 रेट्स एप्लीकेबल नहीं होती हैं। तो उन प्रोडक्ट्स के अंदर मेनली बताया गया, जैसे एक तो एल्कोहल है प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है और आपके डीजल है। ये पांचों प्रोडक्ट जो हैं वो उनको आपके जीएसटी के रेंज से बाहर रखा गया है, यानी गवर्नमेंट इन पर जीएसटी 28% से ज़्यादा भी लगा सकती है। यानी जीएसटी की रेट एप्लीकेबल नहीं होगी जो 28 हाईएस्ट है, गवर्नमेंट इन पर ज़्यादा रेट भी लगा सकती है। तो जैसे आपको सभी को पता है पेट्रोल डीजल्स की प्राइजेस जो हैं वो आए दिन बढ़ती जा रही हैं, और अभी भी आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल्स की प्राइजेस जो है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वो अभी बढ़ गई हैं। तो इसीलिए अभी पेट्रोल जो है वो 90 रुपीज़ हो गया है और डीजल जो है वो 80 रुपीज़ हो गया है। तो अब देखिए अगर जीएसटी की रेट अगर फिक्स होती 28%, तो क्या इनके अंदर ये इतना चेंजेस जो है बार बार देखने को मिलता, हमें होता क्या? नहीं। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, पेट्रोल डीजल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और इन सारी चीज़ों को अब जीएसटी की लिमिट से बाहर कर रखा है, यानी गवर्नमेंट जितना चाहे टैक्स इन पर चार्ज कर सकती है। तो यही प्रॉब्लम अभी हमारे को सभी को देखने को मिल रही है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइजेज में इंक्रीज़ होना हो या पेट्रोल और डीजल की प्राइजेज में इंक्रीज़ हो। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए ज़्यादा टॉपिक को नहीं खींचेंगे हम लोग। सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। जीएसटी रेट्स अक्रॉस द डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज आर स्टिल नॉट फाइनली settled, and to that extent the uncertainties looms in the economy. This uncertainty hampers the decision makings and therefore the investment in productions activities. अब देखिए जैसे जीएसटी की हमने बता दिया कि भाई 5 रेट्स होती हैं। देखिए मैंने कहा था बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, बहुत कैटेगरीज हैं प्रोडक्ट की। अभी तक भी बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पर जीएसटी की रेट जो है वो फाइनलाइज नहीं हुई है या जीएसटी की रेट सेटल नहीं हुई है। गवर्नमेंट कभी उन पर टैक्स रेट बढ़ा देती है तो प्रोड्यूसर्स वगैरह जो हैं या जो कस्टमर्स हैं वो ऑब्जेक्शन कर देते हैं कि नहीं, इन प्रोडक्ट्स को इस लिमिट से बाहर रखना चाहिए या उन पर जीएसटी की रेट कम होनी चाहिए। कभी किन्हीं प्रोडक्ट पर कम लग जाती है तो गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो जाती है कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू कम हो जाती है। तो इस तरह से अभी तक भी बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो उन पर अनसर्टेनिटीज़ जो है वो बनी हुई है कि उन पर जीएसटी की रेट क्या लगनी चाहिए। तो गवर्नमेंट उनमें टाइम टू टाइम चेंजेस करती रहती है, फिर ऑब्जेक्शन होते हैं, फिर चेंजेस होते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है अभी तक भी वो चल ही रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था हमारा पूरा कंसेप्ट ऑफ जीएसटी, इसके मेरिट्स डीमेरिट्स। ठीक है, और भी इसके बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो हम अपनी ऑनलाइन क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो लास्ट पैरा देख लेते हैं इसका। प्रायर टू द लिबरलाइजेशन द टैक्स स्ट्रक्चर्स इन द कंट्री हैज़ बीन हाईली कॉम्प्लेक्स एंड द एविसिव। द fearing and the heavy burdens of the taxation peoples would often evade taxes। ये टैक्स का बर्डन जो था वो पहले बहुत ज़्यादा था, इस वजह से लोग चोरी करते थे टैक्स की।
टैक्स एविशन जो है, जिसको हम कहते हैं टैक्स की चोरी करना, टैक्स एविशन पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द जीएसटी इसमें थोड़ा सुधार हुआ है और अब गवर्नमेंट के रेवेन्यूज जो हैं वो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज भी इंक्रीज हुए हैं, क्योंकि टैक्स की चोरी जो है वो रुक गई है. नाउ द टैक्स स्ट्रक्चर हैज़ बीन सिंप्लीफाइड एंड द मॉडरेट. दिस हैज़ रेज द टैक्स कंप्लाइंस एंड द देयरफॉर टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट. तो इसकी वजह से जीएसटी के इंट्रोडक्शन की वजह से क्या हो गया, थोड़ा टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो सिंप्लीफाइड हो गया है. तो इसकी वजह से गवर्नमेंट की रेवेन्यू जो है वो भी इंक्रीज हुई है. ठीक है स्टूडेंट. तो स्टूडेंट ये था हमारा फिस्कल मेजर जो था या फिस्कल रिफॉर्म जो था, जो 1991 की जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी, जिसके अंदर लिबरलाइजेशन टॉपिक के अंदर हमने ये थर्ड फिस्कल रिफॉर्म जो है वो डिस्कस किया था. ठीक है स्टूडेंट. तो अभी मिल देंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स क्या थे और उनमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं. टिल देन, थैंक यू, बाय बाय.